के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे नेफ्रोब्लास्टोमा विल्म्स ट्यूमर। इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन की मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर, मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर कौन सा होता है? विल्म्स ट्यूमर। दूसरा मैं बात करूं यहां पे बता एज ग्रुप, तो 3 ईयर पे क्या होता है? ये पीक पे होता है। 3 ईयर पे क्या होता है? पीक पे होता है। और कैप्सुलेटेड ट्यूमर वहां पे होता है। आउटर कैप्सूल के अंदर क्या रहता है? बंद रहता है। आउटर कैप्सूल के अंदर क्या रहता है? बंद रहता है। देन नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पे कि इसके डायग्नोसिस के अंदर क्या रहा है? रिनल बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, रिनल बायोप्सी आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या फिर डू नॉट पाल्पेट, डू नॉट पाल्पेट द एब्डोमन। एब्डोमन को कभी भी नेफ्रोब्लास्टोमा या फिर विल्म्स ट्यूमर वाले बच्चे के अंदर कभी भी एब्डोमन को पाल्पेट वहां पे नहीं करना। देन प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव अपने को ध्यान रखना है क्या? स्पेशली ब्लड प्रेशर का, पार्टिकुलरली क्या मॉनिटर करना है? बच्चे का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, क्योंकि ट्यूमर सीक्रेटिंग जो एजेंट है वह क्या करेगा? एक्सेसिव एक्टिवेट होगा। और बॉडी के अंदर हार्मोन होता है कौन सा? रेनिन, नाम सुना होगा आपने, रास सिस्टम पढ़ा है, रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग सिस्टम। तो वही रास सिस्टम, वही रेनिन, रेनिन एक्टिवेट होगा तो रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, बीपी वहां पे बढ़वाएगा। तो बिल्कुल बीपी को मॉनिटर वहां पे करते रहना है। डेफिनेशन की मैं यहां पे बात करूं, सबसे पहले डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं विल्म्स ट्यूमर की, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? विल्म्स ट्यूमर का व्हाट इज द डेफिनेशन क्राइटेरिया? सबसे पहले किडनी को अफेक्ट करेगा, किसको अफेक्ट करेगा? किडनी को, और इट इज द नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रॉन को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। दिस इज ट्यूमर अफेक्ट द किडनी एंड इट इज नेफ्रोब्लास्टोमा। देन मैं बात करूं यहां पे मोस्ट कॉमन इंसिडेंस एट द एज ऑफ द 3 ईयर। रास सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो किडनी से सीक्रेट होता है। देन वह जाएगा कहां पे? लंग्स के अंदर, और वहां पे रहता है कौन सा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वह क्या करता है? रेनिन को, मतलब एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? एंजियोटेंसिनोजन के अंदर। और जैसे एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होगा वहां पे एक्टिवेट होगा कौन सा? एल्डोस्टेरोन बॉडी के अंदर, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और एल्डोस्टेरोन क्या होगा? एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? बॉडी के अंदर सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और बीपी वहां पे बढ़ जाएगी। ये रास सिस्टम बॉडी के अंदर चलता है जब बीपी क्या होती है? सीवियर डाउन होती है, सीवियर फॉल डाउन होती है। ये रास सिस्टम क्या होता है वहां पे? एक्टिवेट। ब्लड के अंदर आप पूरा कंप्लीट इसको पढ़ोगे, कैसे कैसे चेंजेस होता है, कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो इनिबिट करती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, ब्लॉक करता है, बीपी को कम करता है। अपने को इतना पता है कि रेनिन हार्मोन सीक्रेट होता है किडनी से, और उसका मेजरली फंक्शन क्या है वहां पे? ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। मोस्ट कॉमन इंसिडेंस इज द 3 ईयर ऑफ द एज, 3 साल के बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। देन ये जो ट्यूमर होता है वो क्या होता है यहाँ पे? नॉर्मली मैं बात करूं कि ये जो ट्यूमर होता है वो क्या होता है? कैप्सुलेटेड ट्यूमर होता है। क्या होता है? कैप्सुलेटेड, मतलब आउटर एक कैप्सूल के अंदर क्या रहेगा? बंद रहेगा। इनिशियल फेज के अंदर, इनिशियल फेज के अंदर, शुरुआती फेज के अंदर ये जो ट्यूमर है आउटर कैप्सुलेटेड क्या रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मतलब वन जगह से दूसरी जगह इसका मेटास्टेसिस नहीं होगा। लेकिन अगर अपन ने मैनेज नहीं किया तो इट कैन मेटास्टेसिस टू द अदर ऑर्गन। पहले तो क्या होगा? यही ट्यूमर सराउंडिंग किडनी के अंदर क्या होगा? मेटास्टेसिस होगा, पूरी किडनी इन्वॉल्व करेगा। देन पेरीफेरी के जो भी क्या है लिम्फ नोड, उनको इन्वेड करेगा। देन इसके बाद में किसको? लीवर को और लंग्स को क्या करेगा? वो इन्वॉल्व करेगा। और लीवर और लंग्स मतलब वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व होते ही पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड करेगा, और दोनों किडनी क्या हो जाएगी वहां पे? बेबी की अफेक्ट हो जाएगी, किससे? नेफ्रोब्लास्टोमा से। तो ये क्या है? इसकी प्रोग्रेस पढ़ेंगे अपन टाइप्स के अंदर। तो नेक्स्ट वन क्या है? इट इज द कैप्सुलेटेड ट्यूमर एंड कैन बी मेटास्टेसिस टू द अदर ऑर्गन। और सबसे पहले कहां पे होता है? लंग्स के अंदर यहाँ पे होता है। जब साइन एंड सिम्टम के अंदर, जब साइन एंड सिम्टम के अंदर बच्चे को टैकिपनिया देखने को, या फिर अपन बात करें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी आ रहा है नेफ्रोब्लास्टोमा वाले बच्चे के अंदर, तो अपने को नोट वहां पे लगाना है कि बच्चे का लंग्स भी क्या हो चुका है? इन्वॉल्व वहां पे हो चुका है। लंग्स के अंदर भी ट्यूमर का मेटास्टेसिस वहां पे हो चुका है। ट्यूमर भी मेटास्टेसिस वहां पे हो चुका है। तो सिंपल वन, दैट इज द बेसिक थिंग्स। द ट्यूमर अफेक्ट ऑफ द किडनीज और इट इज नेफ्रोब्लास्टोमा। मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर है। मोस्ट कॉमन इंसिडेंस इज द 3 ईयर ऑफ द एज। कैप्सुलेटेड रहता है और मेटास्टेसिस हो सकता है अदर ऑर्गन के अंदर, और मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस होता है लंग्स के अंदर।
देन नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे ईटियोलॉजिकल फैक्टर, तो द ईटियोलॉजी आर अननोन। कोई ईटियोलॉजिकल फैक्टर ऐसा नहीं है जो इसको क्लियरिफाई कर सके कि दिस कोजेज इज द ट्रिगर फैक्टर फॉर नेफ्रोब्लास्टोमा। द एग्जैक्ट ईटियोलॉजी इज द अननोन। एग्जैक्ट ईटियोलॉजी क्या है यहाँ पे? अननोन है। एग्जैक्ट ईटियोलॉजी क्या है यहाँ पे? अननोन। एंड नेक्स्ट हम अपना बात करेंगे स्टेजेस ऑफ विल्म्स ट्यूमर। स्टेजेस ऑफ विल्म्स ट्यूमर, और मैं यहाँ पे विल्म्स ट्यूमर की बात करूं तो इट हैज 5 स्टेजेस। कितनी स्टेजेस यहाँ पे होती है इसके अंदर? 5 स्टेजेस। 5 स्टेज में यह ट्यूमर क्या करता है? प्रोग्रेस करता है। देखो पहली स्टेज की मैं बात करूं, दिस इज द नॉर्मल किडनी। बच्चे की क्या है? नॉर्मल किडनी। और ये क्या है यहाँ पे? बच्चे की ट्यूमर सेल है। और यहाँ पे आउटर, आउटर क्या है? ये कैप्सुलेटेड। दिस इज द टाइप फर्स्ट। ये क्या है? टाइप फर्स्ट। ट्रीटमेंट अपन ने नहीं दिया और पूरी किडनी क्या हो गई? यहाँ पे मेटास्टेसिस हो गई। पहली किडनी पूरी क्या हो गई? यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। फर्स्ट किडनी आर कंप्लीट इन्वॉल्व। दिस इज द टाइप सेकंड। दिस इज द टाइप सेकंड। देन इसके बाद भी अपन ने कंट्रोल नहीं किया, कीमोथेरेपी नहीं दी, नेफ्रेक्टोमी नहीं किया, तो पेरीफेरी के जो भी क्या है यहाँ पे लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स है, लिम्फ नोड है, क्या है? लिम्फ नोड, उनके अंदर सराउंड करेगा। दैट इज द टाइप थर्ड। अब लिम्फ नोड वहां पे इन्वॉल्व हो गया तो फिर क्या करेगा? ट्यूमर वहां पे कैरी करेगा या फिर बॉडी के अंदर क्या करने लग जाएगा? ट्रेवल करने लग जाएगा। और ट्रेवल करते करते कहां पे पहुंचेगा? लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स को इन्वॉल्व करेगा, साथ ही साथ में लीवर को क्या करेगा? इन्वॉल्व करेगा। लंग्स और लीवर को क्या कर लेगा? इन्वॉल्व कर लेगा। और ये टाइप कौन सा हो जाएगा अपने पास? दैट इज द टाइप फोर्थ। और दोनों किडनी अगर क्या हो जाए? इन्वॉल्व हो जाए, बच्चे की दूसरी किडनी भी क्या हो गई? वहां पे इन्वॉल्व हो गई, दूसरी किडनी भी कंप्लीट क्या हो गई? इन्वॉल्व हो गई, तो दैट इज द टाइप फिफ्थ। यह कौन सा हो जाएगा? टाइप 5। 5 टाइप में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला स्टेज क्या है? क्या ट्यूमर सेल क्या होगी? यहाँ पे एक लोकलाइज जगह पे होगा और आउटर क्या रहेगा? कैप्सुलेटेड रहेगा। दिस इज द टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड की मैं बात करूं कि 1 किडनी आर कंप्लीट इन्वॉल्व। देन टाइप थर्ड की मैं बात करूं, द लिम्फ नोड आर इन्वॉल्व, कि अगर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दैट इज द टाइप थर्ड। लिम्फ नोड के बाद में इन्वॉल्व होगा वाइटल ऑर्गन, लीवर, लंग्स, वहां पे क्या हो गए? इन्वॉल्व हो गए, दैट इज टाइप 4। और अगर दोनों किडनी, दूसरी किडनी जो नॉर्मल थी वो भी अफेक्ट वहां पे हो गई है, मेटास्टेसिस वहां पे हो चुका है उसके अंदर, तो इट इज द टाइप 5 ऑफ नेफ्रोब्लास्टोमा। ये क्या है अपने पास? स्टेजिंग। स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को? क्या ट्यूमर सेल इज लोकलाइज्ड टू द पार्ट्स ऑफ द वन किडनी एंड इट इज कैप्सुलेटेड। वन पार्ट के अंदर क्या रहेगा? ये लोकलाइज रहेगा और कैप्सुलेटेड रहेगा। स्टेज फर्स्ट। बिल्कुल, डायलिसिस तो प्री स्टेज के अंदर ही होता है, पहले डायरेक्ट किडनी वहां पे नहीं होगा। किडनी अपना वर्क कम कर रहा है, फंक्शन कम कर रहा है, अल्टर्ड कर रहा है, तो बिल्कुल क्रिएटिनिन लेवल वगैरह वैल्यूज वहां पे चेंजेस होंगे और अपन उन सब वास्ट को निकालने के लिए डायलिसिस अपन यूज में ले सकते हैं। बिल्कुल एज ए रिनल फेलियर, ये भी क्या है? रिनल फेलियर। ये किडनी का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होगा, अल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन वहां पे क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। और जो भी वास्ट है, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन वगैरह, उनका वास्ट का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगा, तो वास्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए अपन डायलिसिस वहां पे कर सकते हैं। बिल्कुल, और नहीं करेंगे तो क्या होगा? डैमेज करेगा ब्रेन को, टॉक्सिसिटी वहां पे होगी। डायलिसिस वहां पे कर सकते हैं। देन टाइप सेकंड की मैं बात करूं तो टाइप सेकंड के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को? द वन किडनी इज कंप्लीट इन्वॉल्व। पहली किडनी कंप्लीट इन्वॉल्व वहां पे हो जाए, यह जो पहली किडनी है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट इन्वॉल्व वहां पे देखने को मिलेगा। देन टाइप थर्ड की बात करूं, द ट्यूमर सेल आर मेटास्टेसिस टू द नियर लिम्फ नोड। नियर के जो लिम्फ नोड है वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे ट्यूमर सेल क्या हो जाएगा? मेटास्टेसिस। लिम्फ नोड के अंदर क्या हो जाएगा? मेटास्टेसिस वहां पे हो जाएगा। स्टेज 4 की मैं बात करूंगा तो वाइटल ऑर्गन क्या हो जाएंगे? यहाँ पे डैमेज। द ट्यूमर सेल आर मेटास्टेसिस टू द लंग्स एंड लीवर। लीवर और लंग्स का क्या हो जाएगा? इन्वॉल्वमेंट। लीवर और लंग्स का क्या हो जाएगा? वहां पे इन्वॉल्वमेंट। दैट इज द स्टेज 4। लास्ट वन है स्टेज 5। इसके अंदर क्या होगा? द बोथ किडनी बिकम इन्वॉल्व। दोनों किडनी क्या हो जाएगी? बच्चे की वहां पे अफेक्ट हो जाएगी। दोनों किडनी क्या हो जाएगी? वहां पे ट्यूमर से अफेक्ट हो जाएगी। दूसरी जो किडनी बची हुई है वह भी क्या हो जाएगी? वहां पे डैमेज हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है असेसमेंट फाइंडिंग से कि क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी विल्म्स ट्यूमर वाले बच्चे के अंदर। क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी विल्म्स ट्यूमर वाले बच्चे के अंदर। सभी को स्टेजेस क्लियर है? नेक्स्ट चलिए आगे की तरफ। नेक्स्ट अपना है
असेसमेंट फाइंडिंग, स्वेलिंग ऑफ द मास। सबसे पहले तो किडनी जो है वो क्या है, एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, पता होना चाहिए आपको। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब पेरिटोनियल फ्लैप के अंदर बैकवर्ड, पीछे की साइड में क्या होती है, किडनी होती है। इट इज ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो पीछे की साइड में अपने को रेट्रोपेरिटोनियल मास वहां पे देखने को मिलेगा, डीप फ्लैंक देखने को मिलेगा, फर्म होगा, नॉन टेंडर वहां पे होगा, और वन साइड में फ्लैंक रीजन में लटका हुआ देखने को मिलेगा। बैक साइड में एक फर्म टेंडर मास लार्ज साइज का वहां पे देखने को मिलेगा रेट्रोपेरिटोनियल एरिया के अंदर, एंड कन्फाइंड टू वन साइड, और डीप वहां पे रहेगा, दैट इज स्वेलिंग और मास विद इन द एब्डोमेन। फर्म होगा, नॉन टेंडर होगा, कन्फाइंड टू वन साइड वहां पे देखने को मिलेगा इनिशियल स्टेज के अंदर, एंड डीप विद इन द फ्लैंक, फ्लैंक रीजन के अंदर डीप वहां पे रहेगा। अब ये जो मास है, मतलब ये जो ट्यूमर सेल है, ये जब साइज के अंदर क्या होगा, इसका हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी होगी, तो पेरीफेरी सराउंडिंग के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है उनको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो यूरिनरी रिटेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, यस या नो, यूरिनरी रिटेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मे बी इनके अंदर जब ब्लीड होगा, इंट्रा एब्डोमिनल, जब इंट्रा ट्यूमर के अंदर जब ब्लीड होगा, किडनी के अंदर जब ब्लीड होगा, तो हेमीचूरिया भी देखने को मिलेगा। तो यूरिन का रिटेंशन होगा, और हेमीचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर क्या आएगा, वहां पे ब्लड आएगा, क्योंकि ट्यूमर सेल का कैरेक्टर होता है लगातार ब्लीड करती रहती है, परसिस्टेंट, लगातार ट्यूमर सेल ब्लीड करती है, हीमोस्टेसिस नहीं होता है, लगातार ट्यूमर सेल क्या करती है, ब्लीड करती है, और ब्लीड करेगी तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया, यस या नो, एनीमिया देखने को मिलेगा। एक तो फंक्शन कम हो रहे हैं, दूसरा लगातार वहां पे हेमीचूरिया हो रहा है, ब्लीड कर रहा है ट्यूमर सेल, तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, एनीमिया, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा। किसके कारण, एक तो डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन, नाम सुना होगा आपने, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो किडनी सीक्रेट करती है, फॉर्मेशन करता है ब्लड सेल्स का, स्टिमुलेट करता है वहां पे बोन मेरो को, येलो बोन मेरो, रेड बोन मेरो को स्टिमुलेट करने के लिए, किसके लिए, कि आप ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करो, हेप्टोइन भी बोलते हैं इसको। तो किडनी के फंक्शन कम हो रहे हैं, इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन कम होगा, साथ ही साथ में हेमीचूरिया हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी से, तो बच्चे के अंदर एनीमिया वहां पे देखने को मिलेगा। अब एनीमिया होगा तो बच्चे के अंदर पेलनेस होगी, पेलनेस होगी या नहीं होगी, बिल्कुल पेल कलर का बच्चा हो जाएगा, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट वहां पे हो जाएगा, और साथ ही साथ में बच्चा एकदम डल एवं लिथार्जी वहां पे हो जाएगा। एनोरेक्सिया, पेलर एंड लिथार्जी बच्चा वहां पे देखने को मिलेगा, एंड साथ ही साथ में हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन क्यों होगा वहां पे, क्योंकि जो सेल्स है वो वहां पे क्या करेगी, ओवरसाइज एक्टिविटी करेगी, ड्यू टू इंक्रीज रेनिन, रेनिन का सीक्रेशन वहां पे बढ़ जाएगा। जो जेजी सेल है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, वो सीक्रेट करती है एक स्पेशल हार्मोन, दैट इज द रेनिन हार्मोन। और रेनिन का फंक्शन क्या होता है वहां पे, एक्टिवेट करना, एंजियोटेंसिन का सीक्रेशन करना। एंजियोटेंसिन कहां पे जाएगा, एंजियोटेंसिन नोजन के अंदर कन्वर्ट होगा, लंग्स के अंदर, और देन क्या होगा वहां पे, एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा। एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होते ही क्या होगा, सोडियम वाटर का रिअब्जॉर्प्शन और बीपी वहां पे बढ़ जाएगी। बच्चे के अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा, और फीवर वहां पे देखने को मिलेगा। बच्चे का वेट लॉस होगा क्योंकि एनोरेक्सिया, लेथार्जी बच्चा वहां पे रहेगा, और बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फीवर। तो क्वेश्चन आपको कैसे मिल सकता है कि यू आर ए नर्सिंग ऑफिसर इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आप नर्सिंग ऑफिसर हो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, एक बच्चा आपके पास वहां पे आया, एक 3 ईयर का बेबी आपके पास आया है, एंड रिसेंट ही इज कंप्लेन, कंप्लेन वहां पे कर रहा है कि सी इज हेमीचूरिया, कि उसको क्या हो रहा है, वहां पे हेमीचूरिया हो रहा है। साथ ही साथ में लगातार बीपी वहां पे बढ़ी हुई रहती है, नोज ब्लीड ब्लीड होता है बीपी की वजह से, तो नोज ब्लीड होती है, ब्लीडिंग वहां पे होती है नोज से। इसके साथ वहां पे एक नॉन फर्म टेंडर डीप फ्लैंक रीजन पे मास वहां पे बना हुआ है। तो व्हाट आर द प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो जहां पे हेमीचूरिया हो रहा है, नॉन टेंडर एब्डोमिनल, इंट्रा एब्डोमन, रेट्रोपेरिटोनियल, वहां पे मास लटका हुआ है फ्लैंक लीजन पे, तो वह इंडिकेट करेगा नेफ्रोब्लास्टोमा को। किसको इंडिकेट करेगा, नेफ्रोब्लास्टोमा को। और बीपी बढ़ रही है, इसका मतलब ट्यूमर सेल्स है, ओवर वहां पे क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो ये क्या है अपने पास, असेसमेंट फाइंडिंग, देन डायग्नोसिस। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वहां पे, सपोज करें ये अपनी क्या है, बेबी की किडनी, दिस इज द किडनी ऑफ द बेबी, और ट्यूमर सेल था अपना कौन सी स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर, कैप्सुलेटेड ट्यूमर था, आउटर कैप्सूल के अंदर क्या था, बिल्कुल बंद था, और स्टेज फर्स्ट के अंदर अपने पास आया, स्टेज फर्स्ट के अंदर अपने पास आया, कहां पे, इमरजेंसी के अंदर, और अपने को आके बोलता है कि डॉक्टर साहब पेन होता है फ्लैंक रीजन में, ये मास यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या करें। तो आपने क्या किया वहां पे, बिल्कुल आओ देखते हैं। और आपने क्या किया वहां पे, डायरेक्ट क्या किया, कोई इंस्पेक्शन नहीं किया, कोई परकशन नहीं किया, कोई ऑस्कल्ट्रेशन नहीं किया, डायरेक्ट क्या कर दिया, पालपेट, जहां पे फ्लैंक मास्क था, जहां पे ये अपना जो एरिया था कैप्सुलेटेड एरिया, उस पर प्रेशर डाला, या कैप्सूल क्या हुआ, रप्चर हुआ। देन क्या देखने को मिला वहां पे, सडन ब्रस्ट, बच्चे का अपन ने क्या कर दिया, अर्ली क्या कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, कहां पे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। तो हमेशा अपने को पता रखना है कि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल क्या कर रहे हैं अपन, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे अपेंडिसाइटिस हो, चाहे परफोरेशन हो, चाहे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो,
ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन जब अपन करते हैं किसका, एब्डोमेन पार्ट का, तो उसके अंदर सीक्वेंस अपन अलग लेते हैं। नॉर्मल लेते हैं इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। नॉर्मली मैं बात करूं तो नॉर्मल क्या लेते हैं अपन, सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, देन क्या करेंगे वहां पे पाल्पेट करेंगे, देन क्या करेंगे परकशन करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे ऑस्कल्टेशन। यही करते हैं, दिस इज द नॉर्मल सीक्वेंस। लेकिन जब एब्डोमेन का करें तो सीक्वेंस अपनी चेंज करें। सबसे पहले क्या करें, इंस्पेक्शन करें, देन क्या करें यहां पे ऑस्कल्टेशन, देन क्या करें परकशन, और लास्ट वन क्या करें, लास्ट वन करना है अपने को पाल्पेशन। बिल्कुल, आई एम पर्पल, निमोनिक आपको याद रखना है, आई एम पर्पल ड्यूरिंग यूज ऑफ द एब्डोमन ऑस्कल्ट्रेशन या फिर एब्डोमिनल फिजिकल एग्जामिनेशन। जब एब्डोमन का अपन क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, चाहे कोई सी भी डिजीज हो, चाहे अपेंडिसाइटिस हो, अरे सपोज करो अपेंडिसाइटिस का मरीज अपने पास आया, अपन ने इंस्पेक्ट किया, डायरेक्ट क्या कर दिया, पाल्पेट कर दिया, तो मोस्ट कॉमन वो कॉम्प्लिकेशन होता है अपेंडिस का, वो होता है क्या, रप्चर या फिर परफोरेशन। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, क्या करना है, एब्डोमन क्वाड्रेट का जब भी असेसमेंट करें तो पाल्पेशन सबसे लास्ट में अपने को करना है। क्लियर है? इसीलिए इसीलिए जब भी अपन क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तो बच्चे के बैड साइड एक कार्डबोर्ड, एक थर्माकोल का बॉक्स वहां पे लगा के चिपका दिया जाता है कि डू नॉट पाल्पेट द एब्डोमेन। बिल्कुल, बहुत सारे डॉक्टर आते हैं गले में स्टेट डाल के, ठीक है बच्चा कहां प्रॉब्लम है दिखा, बिल्कुल सेट ऊपर किया और क्या किया, पाल्पेट, तो वो तो करके चला जाएगा। लेकिन बच्चे की जो लाइफ ऑफ सर्विसेंसी है, लाइफ ऑफ एक्सपेंटेसी है, वो क्या कर दिया उसने, बहुत कम कर दिया, कैप्सूल को रप्चर कर दिया, और बच्चा 2 4 5 6 महीने में कहां पे चला जाएगा, ऊपर। क्योंकि पहले ये ट्यूमर था, कैप्सुलेटेड था, लोकलाइज जगह पे था, जैसे ही रप्चर होगा अर्ली क्या हो जाएगा इसका, मेटास्टेसिस। तो renal biopsy and abdomen palpation are contraindicated in the patient of Wilms tumor या फिर नेफ्रोब्लास्टोमा। CT scan and MRI अपन वहां पे करवा सकते हैं। The renal biopsy and abdomen palpation is contraindicated because it can rupture the capsule, very 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 important। रेनल बायोप्सी कभी भी नहीं करवानी, क्योंकि रिनल की बायोप्सी लेंगे तो कैप्सूल वहां पे पंच करेगा, कैप्सूल पंच हुआ, रप्चर हुआ, अर्ली क्या होगा वहां पे, मेटास्टेसिस। तो यही क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहां से क्वेश्चन अपने को पूछा जा चुका है बहुत बार। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट चले आगे, बिल्कुल नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। देन प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन। प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन, ऑपरेशन से पहले क्या क्या अपन वहां पे ध्यान रखेंगे, वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे और पार्टिकुलर बीपी, ब्लड प्रेशर को, क्योंकि वहां पे अपन ने बात की थी असेसमेंट फाइंडिंग के अंदर, हाई क्या रहेगा, रेनिन। रेनिन हाई रहेगा तो बच्चे का बीपी हमेशा क्या देखने को मिलेगा वहां पे, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, अवॉइड पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन को पाल्पेट नहीं करना। बेड साइड एक कार्डबोर्ड बॉक्स अपने को लगा वहां पे देना है, क्या लगा देना है, डू नॉट पाल्पेट द एब्डोमन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अपने को बीपी चेक करनी है, दूसरा क्या करना है, पाल्पेशन नहीं करना एब्डोमन का, प्लस है साइन ऑन द बेड साइड, बेड साइड एक साइन अपने को वहां पे लगा देना है, और उस पर लिख देना है क्या, डू नॉट पाल्पेट, डू नॉट पाल्पेट। देन एब्डोमिनल गर्थ मीजर करेंगे डेली, एब्डोमिनल का जो सर्कमफेरेंस है वो डेली अपन मीजर करेंगे कि कहीं ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं रप्चर तो नहीं हो गया है, ज्यादा ब्लीड तो नहीं है, तो डेली क्या करेंगे वहां पे, एब्डोमिनल गर्थ मेजरमेंट करेंगे, कम से कम एक दिन अपन दिन के अंदर करेंगे। तो ये क्या है अपना प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन। बाकी सब तो नॉर्मल ही है, एनपीओ रखेंगे, मिड नाइट से एनपीओ ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो एनपीओ तो रखते हैं 6 आवर प्रायर। इंपॉर्टेंट क्या है, दिस थिंग्स। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट अपन बात करें इंटरवेंशन, क्या क्या इंटरवेंशन अपन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले सर्जरी की मैं बात करूं अगर, तो सर्जरी इफेक्टिव रहेगी स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के अंदर। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के अंदर सर्जरी क्या रहेगी इफेक्टिव, ये अपनी स्टेज फर्स्ट है, मतलब लोकलाइज है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नेफ्रेक्टोमी करेंगे, और नेफ्रेक्टोमी में क्या कर देंगे, ये जो ट्यूमर है इस ट्यूमर को काट के निकाल देंगे, इसके अपर साइड का जो भी ट्यूमर है उसको काट के निकाल देंगे, इसको बोलेंगे अपन क्या, दैट इज द पार्शियल नेफ्रेक्टोमी। क्या बोल देंगे, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी, मतलब पार्शियल अपन ने कट करके निकाल दिया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास, कि पूरी किडनी क्या है इन्वॉल्व, फुली किडनी क्या है इन्वॉल्व, पूरी किडनी में क्या है ट्यूमर, एक किडनी पूरी इन्वॉल्व हो गई, तो दूसरी किडनी के सारे भी बच्चा लाइफ सर्वाइव कर सकता है। काफी आजकल ट्रेंडिंग में है कि जो किडनी फेलियर के मरीज रहते हैं, एचएलए एंटीजन वहां पे मैच करके मदर बच्चे को दे रही है, मदर हस्बैंड वाइफ को दे रहा है, वाइफ हस्बैंड को दे रहा है, तो एक किडनी के सारे आराम से जीवन यापन वहां पे कर सकते हैं। तो क्यों ना ये जो किडनी खराब हुई है पूरी ट्यूमर से ओरिजिनेट वहां पे हो गई है, इसी को कट करके क्या कर दो, निकाल दो सेकंड स्टेज के अंदर, और इसके अंदर क्या करेंगे, इस किडनी को यहीं से काट देंगे,
इसको बोलेंगे अपन सिंपल नेफ्रेक्टोमी। क्या बोलेंगे? सिंपल नेफ्रेक्टोमी, या फिर इसी को बोलते हैं अपन क्या, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीट नेफ्रेक्टोमी। पहला तो क्या है, जहां पे ट्यूमर है उसी को काट दो, इसी को बोलते हैं पार्शियल या फिर रेडिकल। पार्शियल या फिर इसी को बोलते हैं रेडिकल, रेडिकल नेफ्रेक्टोमी या फिर पार्शियल नेफ्रेक्टोमी। स्टेज फर्स्ट के अंदर। स्टेज सेकंड में पूरी किडनी इन्वॉल्व है तो पूरी किडनी को निकाल दो, और इसको बोलते हैं सिंपल नेफ्रेक्टोमी। तो सर्जरी इफेक्टिव है ओनली स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के अंदर। द सर्जरी आर इफेक्टिव इन स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड ऑफ द विल्म्स ट्यूमर। देन अब डिपेंड करेगा आगे सर्जन के ऊपर, ऑन्कोलॉजिस्ट के ऊपर, कि कौन सी स्टेजिंग वहां पे है। ट्यूमर की स्टेजिंग आपने पढ़ी होगी, ट्यूमर का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, टीएनएम क्लासिफिकेशन करते हैं, ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस, कितना बड़ा ट्यूमर है, कितने नोड का इन्वॉल्वमेंट है, मेटास्टेसिस कहां कहां हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या करेगा, ऑन्कोलॉजिस्ट अप्रोच करेगा कि रेडिएशन थेरेपी चाहिए नहीं चाहिए, कीमोथेरेपी चाहिए नहीं चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल स्टेज क्या करेंगे, फिर अपन वहां पे रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी वहां पे देंगे। द कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट ऑफ सर्जरी पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टोमी, या तो पार्शियल करेंगे या फिर टोटल वहां पे करेंगे। देन कीमोथेरेपी विद और विदाउट रेडिएशन डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल स्टेज एंड हिस्टोलॉजिकल पैटर्न ऑफ द ट्यूमर। यह डिपेंड करेगा कि कौन सी क्लिनिकल स्टेज के अंदर है और क्या हिस्टोलॉजिकल पैटर्न वहां पे है ट्यूमर सेल्स का। देन लंग्स इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम अपन वहां पे देखेंगे, नॉट द लंग्स इन्वॉल्वमेंट सिम्टम, जैसे कि डिस्पनिया वहां पे हो रहा है, शॉर्टनेस ब्रीथिंग वहां पे हो रहा है, टैकिपनिया वहां पे हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे अपन, नोटिफाई करेंगे। नॉट द सिम्टम ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट सच एज डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, साथ ही साथ में पेन इन द चेस्ट, इसका मतलब मेटास्टेसिस कहां पे हो चुका है, लंग्स के अंदर हो चुका है। तो अपन क्या करेंगे, वहां पे सर्जन को बता देंगे कि डॉक्टर साहब बच्चे को ये कंप्लेन हो रही है, हेमाटोसिस हो रहा है, स्पुटम के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे ब्लड आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कंप्लेन कर रहा है, डिस्निया हो रहा है, ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी हो रही है। तो ऑलरेडी नेफ्रोब्लास्टोमा था, तो अपन वहां पे अज्यूम कर सकते हैं कि ट्यूमर सेल्स मेटास्टेसिस हो चुकी है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट वहां पे हो चुका है। बिल्कुल, बहुत से ऐसे कंडीशन रहते हैं कि वंस किडनी वहां पे हो रहती है और दूसरी किडनी वहां पे नॉन फंक्शनिंग रहती है, एट्रोफी वहां पे किडनी की रहती है, और वो अच्छे से लाइफ सर्वाइव वहां पे करते हैं। देन टेम्परेचर वहां पे मॉनिटर करेंगे, ब्लड प्रेशर वहां पे मॉनिटर करेंगे, इसके अलावा साइन ऑफ हेमरेज वहां पे नोट करेंगे और इन्फेक्शन वहां पे नोट करेंगे। किडनी है, किडनी को अपन ने काटा है, अरे पार्शियल नेफ्रेक्टोमी की है, तो किडनी तो हायर वेस्कुलर रहती है, हेमरेज ब्लीडिंग का चांसेस हो सकता है, तो वहां पे मॉनिटर साइन ऑफ हेमरेज वहां पे करेंगे, इन्फेक्शन को नोट करेंगे। आईओ चार्ट वहां पे क्लोजली मॉनिटर करेंगे, इंटैक्ट एंड आउटपुट चार्ट क्लोजली देखेंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन वहां पे देखेंगे अगर हो रहा है तो ये सारे क्या करेंगे, पोस्ट ऑप के अंदर अपन क्या करेंगे, मीजर में। तो ये क्या हो गया अपना कंप्लीट विल्म्स ट्यूमर या फिर नेफ्रोब्लास्टोमा। बिल्कुल ब्रीफ में इसको रिवाइज करते हैं। दैट इज द इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर, मोस्ट कॉमन बच्चों के अंदर पाया जाने वाला ट्यूमर है, 3 ईयर पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैक्सिमम 3 ईयर पे सबसे ज्यादा क्या होता है, पीक होता है। देन बात करें यहाँ पे स्टेजिंग की, तो 5 स्टेजेस होते हैं। स्टेज फर्स्ट के अंदर कैप्सुलेटेड होता है, स्टेज सेकंड के अंदर पूरी 1 किडनी इन्वॉल्व होती है, स्टेज थर्ड के अंदर पेरिफेरल के लिम्फ नोड इन्वेड हो जाते हैं, स्टेज 4 के अंदर लीवर और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, 5 के अंदर दूसरी किडनी भी अफेक्ट हो जाती है। असेसमेंट फाइंडिंग फर्म होगा, नॉन टेंडर होगा, डीप फ्लैंक होगा, 1 रीजन के अंदर वहां पे देखने को मिलेगा। देन एनीमिया होगा, क्योंकि वहां पे लगातार क्या देखने को मिलेगा, हेमीचूरिया, ट्यूमर का ओवर ग्रोथ होगा। साथ ही साथ में क्या देखने को मिलेगा, वहां पे बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, बीपी बढ़ा हुआ वहां पे क्लाइंट का देखने को मिलेगा। एनीमिया होगा तो एनोरेक्सिया होगा, पैलरनेस वहां पे होगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग होगी। स्पेशली बीपी का मेजरमेंट अपन यहाँ पे करेंगे, डायग्नोसिस के अंदर क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन ने बात कर लिया कि एब्डोमेन असेसमेंट अपन अलग तरीके से करते हैं, पाल्पेशन सबसे लास्ट में करना है, डू नॉट पाल्पेशन का बोर्ड वहां पे लगाना है, क्योंकि अगर कैप्सुलेटेड ट्यूमर है अपन ने पाल्पेट कर दिया तो कैप्सूल रप्चर हो जाएगा, बच्चा का अर्ली क्या होगा, मेटास्टेसिस। 5th स्टेज में कुछ नहीं करते बेटा, 5th स्टेज में पैलेटिव केयर देते हैं। कैंसर के मरीज में पैलेटिव ट्रीटमेंट चलता है कि जैसे जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आ रहा है, नोजिया वोमिटिंग बढ़ रही है तो उसके लिए टेबलेट दे दो, पेन हो रहा है तो नार्कोटिक चला दो, मॉर्फिन वगैरह इनकी टेबलेट चला देते हैं, पेन किलर, बिल्कुल पेन फ्री वहां पे रहना चाहिए क्लाइंट, सीवियर पेन होता है। सर्जरी की मैं बात करूं, सर्जरी में क्या कर देते हैं, सर्जरी में कुछ नहीं करना, स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर ट्यूमर है तो नेफ्रेक्टोमी कर देंगे, पार्शियल या फिर सिंपल। और इससे ज्यादा बढ़ गया मतलब लिम्फ नोड के अंदर पहुंच गया, इसका मतलब अब कोई मतलब नहीं है, ट्यूमर को काटेंगे पीटेंगे तो ज्यादा क्या होगा, इन्वेड होगा। स्टेज थर्ड के अंदर ट्यूमर पहुंच चुका है, अपन ऑपरेट कर रहे हैं तो वह क्या है, और भी ज्यादा रिस्की है। रिस्की क्यों है, अपन ट्यूमर को लिम्फ नोड को काट रहे हैं तो और भी ज्यादा क्या होगा, मेटास्टेसिस वहां पे होगा, और भी ज्यादा मेटास्टेसिस वहां पे होगा। तो क्या कर दो, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल अपीयरेंस, अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेजिया, हिस्टोलॉजिकल पैटर्न अपन वहां पे दे देते हैं, टीएनएम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और पोस्ट ऑपरेटिवली वही टेम्परेचर ब्लड को मॉनिटर करो, हेमरेज को देखो, इन्फेक्शन को देखो, इंटैक्ट आउटपुट चार्ट वहां पे देखो,
और एब्डोमिनल डिस्टेंशन को वहां पे चेक कर लो कि कोई हेमरेज तो नहीं हो रहा, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। बिल्कुल जेनेटिक भी हो सकता है। कौन से एज तक, ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है इम्यूनिटी के ऊपर, डिपेंड करता है वो मेटास्टेसिस के ऊपर। किसी में मेटास्टेसिस स्लो होता है, किसी में मेटास्टेसिस फास्ट होता है। देन बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन, अपना जो डिसऑर्डर है दैट इज द क्रिप्टोरकाइडिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन क्या है? क्रिप्टोरकाइडिज्म। बिल्कुल कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका ओरिजिन अलग जगह से हुआ है, वहां पे करने से फिर कोई सेंस नहीं है। बिल्कुल श्रद्धा, बिल्कुल मेटास्टेसिस का ज्यादा चांस रहेगा। अगर ब्रेस्ट से ही ओरिजिन हुआ है तो अपन रेडिकल मस्टेक्टोमी करके निकाल सकते हैं, दैट इज अ फाइन। लेकिन ट्यूमर ओरिजिनेट हुआ है किडनी से और फिर ब्रेस्ट के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, तो कोई सेंस नहीं है वहां। बिल्कुल क्रिप्टोरकाइडिज्म। और इससे पहले दो शब्द आप सभी के लिए, दो शब्द आप सभी के लिए कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखना। अरे, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही लेकिन उठाए रखना। हाथ खाली ही सही लेकिन उठाए रखना। और कौन कहता है कि छलनी में, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? अरे, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? बस तुम बर्फ बनने तक तो विश्वास जमाए रखना, बस तुम बर्फ बनने तक तो विश्वास जमाए रखना। तो कितनी ही दलदले आए, अपने को पांव जमा के रखना है, हिलना नहीं है, हारना नहीं है। और हाथ खाली सही लेकिन हमेशा उठा के रखना है कि हाँ, वी आर अवेलेबल, मैं अभी तक जिंदा हूं और मैं इसको करके रहूंगा। और सबसे बड़ी हर चीज को, हर मुकाम को पाने के लिए क्या होता है? एक विश्वास, पैसेंस और धैर्य, जो अपने को करना है हल हारने। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। यस या नो? बिल्कुल जरूर मिलती है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। कि जो मन से ही हार गया वो क्या जीत सकता है? तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट कीजिए अपने आप को कि वी आर विनर, मैं क्या हूं? विनर हूं। मान लो तो, मान लो तो हार है और ठान लो तो क्या है? जीत है। जीत और हार आपकी सोच पे डिपेंड करती है। आपने सोच बना ली कि मैं जीत कर रहूंगा, तो वही सोच कहीं ना कहीं आपकी जाके पॉजिटिव बनती है। और आप सोच ही नेगेटिव रहे हो तो आप नेगेटिव वहां पे रिजल्ट पाओगे। तो मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल, सब कुछ ईश्वर के हाथ में रहता है। संयम रखें, अपना जो कर्म है उसको करते रहें, प्रयास करते रहें। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, बस ये चीज याद रखना। देन टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज द क्रिप्टोरकाइडिज्म। सबसे पहले मैं बात करूं सिंगल वन, इसका मतलब है अनडिसेंडेंट टेस्ट। अनडिसेंडेंट टेस्टिस, नॉर्मल गैस्टेशनल लाइफ के अंदर जो टेस्टिस है वो एक कैनाल होती है, और वो कौन सी आती है? इंग्वाइनल कैनाल। कौन सी कैनाल आती है? इंग्वाइनल कैनाल, जो कि इंट्रापेरिटोनियल से कहां पे? स्क्रोटम के अंदर ओपन होती है। इंट्रापेरिटोनियम पेल्विक रीजन से गुजरते हुए कहां पे? स्क्रोटल रीजन के अंदर क्या होती है? ओपन होती है। एट द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर में बात करूं कि 34 वीक के लगभग, 34 वीक के अप्रोक्सीमेट, यह टेस्टिस डिसेंड होना स्टार्ट वहां पे हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द 36 वीक ऑफ द गेस्टेशन कंप्लीट डिसेंड हो जाते हैं कहां पे? स्क्रोटम के अंदर। कंप्लीट डिसेंड वहां पे हो जाते हैं स्क्रोटम के अंदर। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। अगर ऐसा हो रहा है इंग्वाइनल कैनाल से टेस्टिस डिसेंड होकर स्क्रोटम में आ रहे हैं, तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन किसी कारण बस ये टेस्टिस वहां पे डिसेंड नहीं हो पा रहे हैं, और स्क्रोटल से वहां पे क्या है? इम्पेटी, स्क्रोटल से के अंदर कोई भी टेस्टिस वहां पे नहीं है, तो यही कंडीशन कहलाएगी अपने पास क्रिप्टोरकाइडिज्म। यही कंडीशन क्या कहलाएगी? क्रिप्टोरकाइडिज्म। एक कंडीशन और होती है, उसको बोलते हैं एनोरकाइडिज्म। क्या बोलते हैं? एनोरकाइडिज्म। मतलब कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द टेस्टिस, एब्सेंस ऑफ टेस्टिस, बॉडी के अंदर टेस्टिस ही वहां पे नहीं है कंजेनाइटली, मतलब फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, फॉर्मेशन ही वहां पे नहीं हुआ है, बॉडी के अंदर टेस्टिस ही नहीं है, उसको बोलते हैं एनोरकाइडिज्म। टेस्टिस तो है बॉडी के अंदर, लेकिन स्क्रोटल से के अंदर डिसेंड नहीं हुए, उसको बोलेंगे क्रिप्टोरकाइटिस। बिल्कुल रिवाइज करते हैं। एक कैनाल होती है, उसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। और इंग्वाइनल कैनाल अपन बात करें ड्यूरिंग गेस्टेशनल लाइफ, ये जो बच्चे के जो टेस्टिस होते हैं वो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर रहते हैं। और एट द एंड ऑफ द 34 वीक ऑफ द गेस्टेशन, यहाँ पे क्या होता है? टेस्टिस का डिसेंड होना वहां पे क्या होता है? स्टार्ट होता है, और 36 वीक के होते होते यह टेस्टिस डिसेंड होकर इंग्वाइनल कैनाल से कहां पे आते हैं? स्क्रोटम के अंदर। लेकिन किसी कारणवश अगर इनका डिसेंड नहीं हो पाना,
इंग्वाइनल कैनाल के अंदर, इंग्वाइनल रिंग के अंदर ही क्या हो जाना, ट्रैप हो जाना। और वही कंडीशन क्या कहलाएगी, क्रिप्टोरकाइटिस। वही कंडीशन क्या कहलाएगी, क्रिप्टोरकाइटिज्म। आइडेंटिफाई दिस इमेज, मेक द प्रॉपर डायग्नोसिस। आपको इमेज को पहचानना है, बताना है कि कंडीशन क्या है। एक बच्चा है और स्क्रोटल से आपको दे रखा है और स्क्रोटल से आर एम्प्टी, नॉन पाल्पेबल ऑफ द टेस्टिस। तो कौन सी कंडीशन यहां पे होगी, कौन सी कंडीशन यहां पे होगी? बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आपसे कि यू आर ए नर्सिंग ऑफिसर इन द लेबर रूम। कहां पे हो, लेबर रूम के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हो ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। जब आपने बच्चे का क्या किया, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, तो द स्क्रोटल से आर एम्प्टी, स्क्रोटल से आपको एम्प्टी मिला। तो व्हाट आर द क्लिनिकल कंडीशन, तो वह क्लिनिकल कंडीशन क्या होगी अपने पास, क्रिप्टोरकाइटिज्म। इसी को बोलते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिस। देन दूसरा पूछता है इसके ट्रीटमेंट से। तो एक साल तक तो अपन क्या करेंगे, वेट करेंगे, वो वेट एंड वॉच। देन नेक्स्ट में क्या करेंगे अपन, एक साल बाद में मेडिकल थेरेपी वहां पे देंगे। और मेडिकल के अंदर अपन देते हैं दैट इज द एससीजी हार्मोन थेरेपी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। नाम सुना होगा, और किसी बहुत सारों के नाम सुनते ही एकदम चेहरे पे खिलखिलाहट आ गई होगी, क्योंकि एससीजी टेस्ट किया होगा बहुत सारों ने। पॉजिटिव है तो मतलब डबल लाइन है तो क्या है, बिल्कुल बाबू वहां पे आ रहा है। और सिंगल वन लाइन है तो मतलब क्या है, रिजल्ट क्या है, नेगेटिव। एससीजी का फॉर्मेशन होता है सिंसाइट और ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा, जो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, ओरिजन। अपने को इतना डीप में नहीं पढ़ना, अपने को इतना पढ़ना है कि बच्चे को क्या देंगे, एससीजी की अपन थेरेपी वहां पे देंगे। और ये एससीजी क्या करता है, जो न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर लीडिंग सेल्स के अंदर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल को। और लीडिंग सेल क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है, प्रोडक्शन। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, प्रोडक्शन होगा बच्चे के अंदर, तो टेस्ट इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट्स वहां पे देखने को मिलेंगे। और मे बी उसी मूवमेंट्स के द्वारा इंग्वाइनल कैनाल के अंदर जो टेस्टिस है वो डिसेंड होकर कहां पे आ जाए, स्क्रोटल से के अंदर। हाँ बिल्कुल, ये वही एससीजी है जो उस टाइम की सीक्रेट होता है ना, बिल्कुल खुशी के आंसू। तो वो एससीजी थेरेपी अपन वहां पे देंगे। और एक महीने का प्लान करते हैं एससीजी का। वीक में 2 बार अपन एससीजी का हार्मोन रिप्लेसमेंट वहां पे करते हैं, वीक में 2 बार। 1500 यूनिट अपन सिंगल बार, 1500 इंटरनेशनल यूनिट अपन वहां पे देते हैं सिंगल टाइम के अंदर। और टोटल डोज मोर देन 15,000 से ज्यादा कभी भी नहीं देते। 15,000 यूनिट से ज्यादा कभी भी टोटल डोज अपने को बच्चे को नहीं देते। एससीजी अपन ने दे लिया, फिर भी वहां पे इफेक्टिव नहीं हुआ, तो 1 से 2 ईयर के बीच में क्या कर दो, फिर सर्जरी कर दो। 1 से 2 साल के बाद में क्या कर दो, वहां पे 1 से 2 ईयर के बीच में सर्जरी। और सर्जरी को बोलते हैं दैट इज द ऑर्किडोपैक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जरी नाम है ऑर्किडोपैक्सी। क्या बोलते हैं, अनडिसेंडेंट टेस्टिस की सर्जरी को ऑर्किडोपैक्सी। बिल्कुल मैनुअली अपन क्या कर देंगे, ओपन करके टेस्टिस को डिसेंड करवा देंगे। माइनर से वहां पे क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि टाइट फिटिंग अंडरगारमेंट्स वगैरह नहीं पहनना, कोई भी हैवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, हैवी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज वहां पे नहीं करना। कोई डिस्चार्ज है तो इमीडिएट क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे, स्टिच को, सूचर्स को देखते रहेंगे। बिल्कुल यही क्या हो गया अपना क्रिप्टोरकाइटिज्म। डेफिनेशन क्या कहेगी यहाँ पे, दैट इज द फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड इन द स्क्रोटल से इज कॉल्ड क्रिप्टोरकाइटिज्म। फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड इन द स्क्रोटल से इज कॉल्ड क्रिप्टोरकाइटिज्म और अनडिसेंडेंट टेस्टिस। डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो डेफिनेशन भी आपको क्या करनी है, क्लियर करनी। बिल्कुल अनुज, एकदम राइट। ये क्या है अपने पास डेफिनेशन। टेस्टिस का वहां पे स्क्रोटल से के अंदर डिसेंड ना हो पाना, दैट इज द क्रिप्टोरकाइटिज्म। इसी को बोलते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिस। देन असेसमेंट फाइंडिंग। और असेसमेंट फाइंडिंग के अंदर सिंपल वन, स्क्रोटल से आर इम्पिटी, टेस्टिस इज नॉन पाल्पेबल। स्क्रोटल से इम्पिटी वहां पे देखने को मिलेगा, जब अपन स्क्रोटम को पाल्पेट करेंगे तो उसके अंदर टेस्टिस पाल्पेट अपने को नहीं होगा, उसके अंदर टेस्टिस अपने को पाल्पेट नहीं होगा। देन डायग्नोसिस क्या हो जाएगी यहाँ पे, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड यूएसजी। फिजिकल एग्जामिनेशन आप कर लो, अल्ट्रासोनोग्राफी आप करवा लो। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड यूएसजी इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। एससीजी का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एससीजी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, जो हार्मोन है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट है, साइटोट्रोपोब्लास्ट से सीक्रेट होता है। एंड मैनेजमेंट की अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट थिंग्स अपने लिए क्या है, मैनेजमेंट। और मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या देंगे अपन यहाँ पे, 2 तरीके के करते हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की यहाँ पे मैं बात करूं
तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान रखना है, दैट इज द ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ। तो अपने को क्या है कि चांसेस क्या होते हैं कि ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, डिसेंड हो जाते हैं। कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच। देयर इज द चांसेस ऑफ ऑटोमेटिक डिसेंड द टेस्टिस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द बर्थ। एक साल तक क्या करें, वेट करें कि ऑटोमेटिक जो टेस्टिस है वो क्या हो जाए, डिसेंड हो जाए। और एक साल बाद में स्टार्ट क्या कर दो, वहां पे आप मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट कर दो। और वहां पे क्या देंगे अपन, वहां पे देंगे एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। यह क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहां से, लीडिंग सेल से। और आल्सो हेल्प इन डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिस, क्योंकि ये क्या करवाता है वहां पे, क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है किसी अंदर, टेस्टिस के अंदर। तो ये क्या है, टेस्टिस। ये क्या है, एससीजी का थेरेपी पता होना चाहिए। ट्वाइस ए वीक अपन करते हैं, ट्वाइस ए वीक, वीक में 2 बार एससीजी देते हैं। 1500 इंटरनेशनल यूनिट अपन लगाते हैं सिंगल टाइम में। और टोटल थेरेपी की मैं बात करूं तो टोटल थेरेपी अपने पास कभी भी 15,000 से ज्यादा यूनिट में नहीं जानी चाहिए, नॉट मोर देन 15,000। इससे ज्यादा अपने को एससीजी नहीं देना। 1 मंथ की अपन क्या करते हैं यहाँ पे, पूरी की पूरी प्लान करते हैं एससीजी का। 1 मंथ क्या करते हैं, प्लानिंग। बिल्कुल एससीजी का इंजेक्शन आता है, वही अपन लगाते हैं। इतना आपसे नहीं पूछेगा डोज, आपसे पूछेगा कौन सा अपन देते हैं, कौन सा मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन हार्मोन थेरेपी देते हैं, तो वो देते हैं एससीजी। पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर और इंपॉर्टेंट भी अपने लिए। बिल्कुल वो वाला एससीजी देना है। बिल्कुल आर्टिफिशियल फार्मे की जो कंपनी है वो बनाती है। नेचुरल तो कैसे अपन लेंगे, दैट इज द आर्टिफिशियल एससीजी। नेक्स्ट वन चलते हैं आगे की तरफ, सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट अपना फेल हुआ तो क्या कर देंगे अपन, 1 से 2 साल के बीच में क्या कर देंगे अपन, वहां पे सर्जरी परफॉर्म कर देंगे। इफ द मेडिकल मैनेजमेंट इज द नॉट इफेक्टिव देन गो टू द सर्जिकल, देन सर्जरी शुड बी परफॉर्म बिटवीन 1 to 2 year ऑफ द एज। एंड सर्जरी इज नाउन एज ऑर्किडोपैक्सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सर्जरी को आप इंपॉर्टेंट मान के चलें। नाम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट इज ऑर्किडोपैक्सी। पेरेंट्स को वहां पे इंस्ट्रक्ट कर देंगे पोस्ट ऑपरेटिवली होम केयर मीजर अपने को अपनाना है, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन से प्रिवेंशन, पैन कंट्रोल एंड एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट। साथ ही साथ में एक्टिविटी भी क्या करनी है अपने को, वहां पे बच्चे की रेस्ट्रिक्ट करनी है कुछ दिनों तक। ये अपना हो गया कंप्लीट क्रिप्टोर्काइडिज्म। सिंपल अपन बात करते हैं, दैट इज द, इसी को बोलते हैं अपन अनडिसेंडेंट टेस्टिस। क्या बोलते हैं, अनडिसेंडेंट टेस्टिस या फिर क्रिप्टोर्काइडिज्म। फेलियर टू डिसेंड ऑफ द टेस्टिस इनटू स्क्रोटल से। स्क्रोटल से के अंदर क्या होना, फेलियर टू डिसेंड होना। एंड द टेस्टिस आर नॉन पाल्पेबल इन द स्क्रोटम। डिलीवरी के टाइम स्क्रोटम के अंदर अपने को टेस्टिस वहां पे पाल्पेबल नहीं होगा। कारण क्या है, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर रहते हैं, 34 वीक पे डिसेंड होना प्रारंभ होते हैं, 36 पे क्या होते हैं, कंप्लीट डिसेंड हो जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर इंग्वाइनल लिंक के अंदर ही ट्रैप हो गए तो कंडीशन क्या कहलाएगी, क्रिप्टोर्काइटिस। इंपॉर्टेंट अपने लिए मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या देते हैं वहां पे, सबसे पहले तो 1 ईयर तक वेट करेंगे कि ऑटोमेटिक डिसेंड हो जाए। और नहीं होते हैं तो 1 से 2 ईयर के बीच में एससीजी का क्या देंगे, थेरेपी देंगे। 1 वीक के, सॉरी 1 मंथ के लिए प्लान करते हैं। एससीजी से भी अगर स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, एससीजी क्या करता है वहां पे, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगी। और टेस्टोस्टेरोन क्या करवाता है वहां पे, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है कहां पे, टेस्टिस के अंदर। देन फिर भी नहीं हो पा रहा तो अपन जाएंगे सर्जरी की तरफ, और सर्जरी को बोलते हैं ऑर्किडोपैक्सी। और सर्जरी करके अपन को क्या करना है वहां पे, होम केयर मीजर वहां पे अप्लाई करना है कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन, पैन कंट्रोल, साथ ही साथ में एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट वहां पे करनी है कुछ दिनों के लिए बच्चे की। देन नेक्स्ट वन चलते हैं अपन, नेक्स्ट वन डिसऑर्डर, दैट इज द एपिस्पेडियासिस एंड हाइपोस्पेडियासिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एपिस्पेडियासिस एंड हाइपोस्पेडियासिस। इसमें कोई साइन सिम्टम नहीं आता। क्या साइन सिम्टम आएगा, कोई नहीं आएगा। टेस्टिस के अंदर स्क्रोटल से एम्पिटी मिलेगा। जब पालपेट करेंगे वही असेसमेंट फाइंडिंग है कि द स्क्रोटल से आर एम्पिटी। बिल्कुल यही क्या है, साइन एंड सिम्टम। जब पालपेट करेंगे तो स्क्रोटम क्या मिलेगा वहां पे, बिल्कुल एम्पिटी मिलेगा। सिंगल वन साइन एंड सिम्टम। एपिस्पेडियासिस एंड हाइपोस्पेडियासिस, सिंपल वन बात करें, दैट इज द अबनॉर्मल यूरिथ्रल ओपनिंग। सबसे पहले तो यह याद रखना है अपने को, अबनॉर्मल यूरिथ्रल ओपनिंग अगर हो रही है, नॉर्मली बेबी बॉयज के अंदर जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो होती है कहां पे, टॉप ऑफ द शाफ्ट ऑफ द पेनिस। जो ग्लास पेनिस का जो टॉप एरिया होता है उसके मिडिल पोर्शन के अंदर क्या क्या होती है, नॉर्मल यूरिथ्रल ओपनिंग, टॉप ऑफ द शाफ्ट ऑफ द पेनिस। लेकिन अब नॉर्मल हो रही है, मतलब या तो डोर्सल सरफेस पे हो रही है, दिस सपोज करो दिस इज द शाफ्ट ऑफ द पेनिस। इसके जो अपर बॉर्डर की साइड रहती है, अपर साइड जो स्किन रहती है उसको बोलते हैं अपन डोर्सल सरफेस।
और जो लोअर साइड में जो क्या रहती है, सरफेस रहती है, उसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। तो अगर डोर्सल सरफेस पे शाफ्ट ऑफ पेनिस पे अबनॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग बनी हुई है तो उसको बोलते हैं एपिसपेडियासिस। और अगर वेंट्रल सरफेस पे बनी हुई है तो उसको बोलते हैं हाइपोस्पेडियासिस। क्या बोलते हैं? हाइपोस्पेडियासिस उसको बोलते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बात करें। इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि अबनॉर्मल ओपनिंग वहां पे देखने को मिल रही है। एडल्टहुड के अंदर जाके इनफर्टिलिटी वहां पे हो सकती है। यस या नो? सबसे पहले एपिसपेडियासिस, abnormal urethral opening on the dorsal surface of the penis is called epispadiasis। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डोर्सल और वेंट्रल का मैंने बता दिया कि दिस इज द शाफ्ट ऑफ द पेनिस। अगर ये शाफ्ट ऑफ द पेनिस है बेबी का, तो ऊपर वाली जो स्किन होती है दैट इज द डोर्सल सरफेस, और लोअर वाली जो सरफेस होती है वो क्या होती है? वेंट्रल सरफेस। यूएसजी करेंगे ना वैशाली, यूएसजी करेंगे ना, यूएसजी में पता लग जाएगा। यूएसजी करेंगे तो टेस्टिस अपने को ट्रैप्ड मिल जाएंगे इंग्वाइनल कैनाल के अंदर। और अगर टेस्टिस बिल्कुल एब्सेंट रहेंगे तो कहीं पे भी टेस्टिस नहीं दिखेंगे। बिल्कुल अभी समझ में आएगा, इमेज से अपन क्लियर करेंगे। अब नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस। अब नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग बन रही है और वो भी कहां पे? डोर्सल सरफेस पे। दिस वन इज द एपिस्पेडियासिस। ये क्या है अपने पास? एपिस्पेडियासिस। आइडेंटिफाई दिस इमेज और मेक द डायग्नोसिस। आपको इमेज को पहचानना है और आपको बताना है वहां पे कि दिस कंडीशन क्या यहाँ पे है। अब दिस इज द डोर्सल सरफेस, और डोर्सल सरफेस पे अब नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग वहां पे बनी हुई है, तो यह कंडीशन कहलाएगी एपिस्पेडियासिस। देन नेक्स्ट नेक्स्ट वन अपन बात करें हाइपोस्पेडियासिस के बारे में। एपिस्पेडियासिस क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वन है हाइपोस्पेडियासिस, और इसके अंदर क्या होगा? अब नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड हाइपोस्पेडियासिस। दिस इमेज, यह इमेज आप देख सकते हो, दिस इज द वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस पे क्या बनी हुई है? अब नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग। यह कंडीशन कहलाएगी हाइपोस्पेडियासिस। अभी क्लियर है? एपिस एंड हाइपोस। एपिस मींस दैट इज द डोर्सल सरफेस, हाइपोस मींस दैट इज द वेंट्रल सरफेस। विद इमेज आपको क्लियर करना है। देन डायग्नोसिस की मैं बात करूं तो डायग्नोसिस के अंदर सिंपल वन, फिजिकल एग्जामिनेशन। जब अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि एपिस्पेडियासिस है या फिर हाइपोस्पेडियासिस वहां पे है। एंड कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एपिस एंड हाइपोस्पेडियासिस के? तो सबसे पहला वही डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। बच्चा यूरिनेशन के अंदर डिफिकल्टी महसूस करेगा। अभी यूरिनेशन के अंदर बच्चा दिक्कत करेगा क्योंकि जो स्ट्रीम्स ऑफ फोर्स ऑफ यूरिन है वो वहां पे नहीं बनेगी। डिफिकल्टी वहां पे करेगा, अब नॉर्मल पाथवे वहां पे रहेगा तो बच्चा क्या करेगा? वहां पे डिफिकल्टी फील करेगा। इसके अलावा रेपिटेटिव यूटीआई, बच्चे के अंदर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन देखने को मिलेगा। डायरेक्ट बैक्टीरिया वहां से इन्वेड करेगा और कहां तक जाएगा? ब्लैडर तक जाएगा। बॉडी के अंदर क्या कर सकता है? इन्फेक्शन कर सकता है। एंड इनफर्टिलिटी इन एडल्टहुड, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो एडल्टहुड के अंदर इनफर्टिलिटी क्या करेगा? होस्ट करेगा। वाई? कैसे? अगर टॉप ऑफ द साफ पेनिस पे, मतलब अगर नॉर्मल ओपनिंग है किसकी? यूरिथ्रा की, तो जब बात करूं द टाइम ऑफ द, एट द टाइम ऑफ द कंसेप्शन, एट द टाइम ऑफ द इंटरकोर्स, जो स्पर्म्स है वो टारगेट ऑर्गन तक वहां पे जाएंगे। और मैं बात करूं अगर अब नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग है, डोर्सल पे है या फिर वेंट्रल पे है, तो टारगेट ऑर्गन तक वहां पे जो बॉयज है या जो एडल्टहुड वहां पे है वो वहां पे टारगेट ऑर्गन तक अपना इजाकुलेशन नहीं कर पाएगा। वहीं पे सीमन के अंदर क्या हो जाएगा? डेस्ट्रॉय वहीं पे हो जाएगा। तो इनफर्टिलिटी इन एडल्टहुड, रिपीटेड यूटीआई, यूरिनेशन के अंदर डिफिकल्टी और इनफर्टिलिटी। देन इंटरवेंशन, क्या इंटरवेंशन अपन करेंगे? क्या इंटरवेंशन करेंगे पोस्ट ऑपरेटिवली? सबसे पहले तो टाइट प्रेशर बैंडेज अपने को करना है। टाइट प्रेशर बैंडेज अपने को वहां पे करना है। और यूरिनरी डाइवर्जन अपन ने किया है तो स्टंट वहां पे डाल देंगे। स्टंट वहां पे डाल देंगे। प्रेशर ड्रेसिंग एंड यूरिनरी डाइवर्जन और यूरिनरी स्टंट। मतलब सपोज करो डोर्सल सरफेस पे ओपनिंग थी, यहीं से बच्चा यूरिन पास आउट करता था। अब अपन ने स्किन का क्या ले लिया? ग्राफ्ट ले लिया। और यहाँ पे फ्लैप अपन ने क्या कर दिया? चिपका दिया। अब फ्लैप चिपकाया तो अपने को नॉर्मल एयरवे की पैटर्न, नॉर्मल यूरिन का पाथवे बनाना पड़ेगा। तो यूरिन का पाथवे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्टंट, एक होलो पाइप अपने को डालना पड़ेगा यूरिथ्रा के अंदर। एसएक्स का मतलब होता है सर्जरी। एसएक्स का मतलब होता है सर्जरी। तो अपने को क्या डालना पड़ेगा? एक स्टंट वहां पे डालना पड़ेगा। साथ ही साथ में चेक करेंगे क्लाउडीनेस ऑफ द यूरिन, या फिर यूरिन के अंदर कोई फाउल स्मेल तो वहां पे नहीं है, इसका मतलब कोई इंफेक्शन तो वहां पे नहीं है। चेक क्लाउडीनेस और फाउल ऑर्डर इन द यूनिट। देन ऑपरेशन अपन ने कर दिया।
ऑपरेशन अपन ने कर दिया तो यूरिन आउटपुट भी आना चाहिए, स्टंट अपन ने डाला है, यूरिन का डाइवर्जन अपन ने किया है, पाथवे नया बनाया है, तो यूरिन आउटपुट भी वहां पे आना चाहिए। तो अगर 1 आवर के अंदर अंदर आउटपुट नहीं आ रहा है तो अपने को क्या करना है, वहां पे नोटिफाई करना है पीडियाट्रिशियन को। नोटिफाई पीडियाट्रिशियन इफ नो आउटपुट फॉर 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आउटपुट नहीं आ रहा, तो वहां पे क्या करना है, नोटिफाई करना है, क्योंकि यह इंडिकेट करेगा कहीं ना कहीं स्टंट क्या हो गया, स्टंट क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन। स्टंट के अंदर क्या हो गया, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, आउटपुट पाथवे ब्लॉक हो गया। तो अपने को क्या करना है, नोटिफाई करवाना है इमीडिएट। जब तक स्टंट वहां पे डला हुआ है डाइवर्जन के लिए, मतलब जब तक जो फ्लैप अपन ने लगाया है, जो टाइट प्रेशर ड्रेसिंग अपन ने की है, जो प्लास्टिक सर्जरी बच्चे की अपन ने की है, वहां पे अबनॉर्मल पाथवे को बंद किया है, वो अच्छे से हील ना हो जाए, तब अपने को क्या करना है, बच्चे को टब बात नहीं देना। व्हाट इज द टब बात, क्या मतलब होता है टब बात का? टब के अंदर जो बच्चे बात करते हैं, मतलब नॉर्मल कोई भी टब के अंदर बच्चे को बिठाना नहीं है, टब के अंदर बाथिंग नहीं देना है, क्योंकि जब स्टंट डाल रखा है तो बिल्कुल वहां पे जो पाथवे है वो क्या रहेगा, एकदम पैटेंट रहेगा, और जो टब का पानी है सीधा का सीधा कहां पे जाएगा, ब्लैडर के अंदर जाएगा, और वहां पे क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो अवॉइड द चाइल्ड गिव द टब बाथ अंटिल द स्टंट आर प्रेजेंट, अंटिल द स्टंट आर प्रेजेंट। देन जो सर्जरी अपन करते हैं, ये जो सर्जरी अपन कर रहे हैं वह करते हैं बिफोर द एज ऑफ द टॉयलेट ट्रेनिंग, बिफोर एज ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले पहले अपने को वहां पे सर्जरी कर देनी है। मतलब कब सर्जरी कर देंगे, इट इज नॉर्मल अपन बात करें तो 6 से लेके 12 मंथ के बीच बीच में क्या कर दो आप, सर्जरी वहां पे कर दो।